दिनांक 22 मई दैनिक जागरण। तो आज के देखते हैं दैनिक जागरण में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, ठीक है। तो एक आर्टिकल ये आपको इजराइल से संबंधित है, क्योंकि अभी संधि हुई है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, और इस संधि में को कराने में मिस्र का योगदान रहा है। तो ये इस संधि से कई सारे विवाद या कई सारे मुद्दे उभरे हैं। तो वो मुद्दे क्या हैं वो आपको इस आर्टिकल में पता चलेंगे, जहां से आपको मेंस के सवाल बन सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पेनिश फ्लू और 1918-20 में जो आया इसके बारे की त्रासदी के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया है, हम इसको देखेंगे और कोरोना से जोड़ने का प्रयास करेंगे। यह आपको जैविक कृषि के इंपॉर्टेंस से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और यह भारत में बिटकॉइन में कंपनी है मैटिक, उसकी सफलता पर लिखी गई है। तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि बिटकॉइन के बारे में भारत की स्थिति क्या है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हो गए, इजराइल फिलिस्तीन वाला हो गया, जैविक कृषि है, स्पेनिश फ्लू वाला है और बिटकॉइन है। तो स्पेनिश फ्लू ऐसे आपको इंफॉर्मेशन है, तो इसका जैविक कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 3 इकोनॉमिक्स में। इसके साथ साथ ये सतत विकास के मॉडल को आपको पकड़ाएगा। या आपको भारत इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉइंट्स मिलेगा, तो यहाँ पर जानना चाहिए। और ये बिटकॉइन है, ये प्रीलिम्स में संभावना ज्यादा है इसके सवाल आने की, या साइंस टेक्नोलॉजी में इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं। तो आइए, आज बात की गई है आत्मबल के सहारे विपरीत परिस्थितियों को जीता जा सकता है। अगर आपके अंदर आत्मबल है प्लस आत्मज्ञान है तो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से आप लड़ सकते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि अहंकार एक मनुष्य के अंदर वो स्थिति लाती है जब वह आत्मबल और आत्मज्ञान को खो देता है। तो जब आपके अंदर यह दोनों जो चीजें विद्यमान थी अगर नहीं होती है तो आपके अंदर अहंकार पनपता है, फिर अहंकार कई सारी समस्याओं को जन्म देता है। तो आत्मबल क्या है, अपनी क्षमता, अपनी शक्ति, और आप अपनी शक्ति के सहारे किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में फिर से खड़े हो सकते हैं। तो आज की प्रतिकूल परिस्थिति के लड़ने में आत्मबल का बहुत बड़ा योगदान है। आज के ऊर्जा में जो चर्चा की गई है वह है मेल भाव। मेल भाव का यहां संबंध है सहजीवियों से मेल भाव। मतलब आप पर्यावरण में रहते हैं तो प्रकृति के साथ आपको मेल भाव चाहिए, और आप सगे संबंधी दोस्तों के साथ रहते हैं तो उसके साथ आपको मेल भाव चाहिए, आप समाज के साथ रहते हैं तो आपको समाज के साथ मेल भाव चाहिए, आप राष्ट्र के साथ रहते हैं तो आपको राष्ट्र के साथ मेल भाव चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि धन, ज्ञान, बाहुबल, पद, प्रतिष्ठा, इससे व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, और यह अहंकार से व्यक्ति कहां चले जाता है, अकेला चले जाता है, और मेल भाव की प्रवृत्ति उसमें कम होने लगती है। वह सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचता है। यहां तक कि रिश्तेदार और नातेदार भी पराये हो जाते हैं, दोस्त भी पराये हो जाते हैं। तो इस परिस्थिति में व्यक्ति के अंदर सहानुभूति और दया कम हो जाती है, और उसको यह जान नहीं पता होता है कि प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी की अबूझ व्यवस्था में एक चिंदी मात्र इकाई है, और उसकी बेहतरी अपने परिवेश की अन्य अस्मिताओं से पृथक संभव नहीं है। लेकिन धन, ज्ञान, बाहुबल, पद, प्रतिष्ठा का अहंकार इतना ऊपर रहता है तो यह पर्दा आपके दिमाग से नहीं हटता है। तो आज क्या है, कोविड काल में हमें यह सिखाया है कि विपत्ति के क्षणों में धन, रुतबा आपको राहत दे संभव नहीं है, आपको अपने सहजीवियों के साथ मेलभाव रखना पड़ेगा। इसलिए कहा भी गया है कि दूसरों के लक्ष्य सरोकारों में सहभागी बनिए, उनकी पीड़ा, व्यथाओं, खुशियों को अपना समझे, और इससे आपके अंदर नैतिक और आध्यात्मिक स्तर की उन्नति होगी, और आप किसी भी कठिन से कठिन कार्य को भी कर सकते हैं। और समाज में आपको जो आत्मसम्मान मिलेगा वो आपको आत्मसंतुष्टि देगा, आत्मसंतुष्टि आत्मबल देगा, और आत्मबल आपको जीवन की उच्च ऊंचाइयों तक आपको पहुंचाएगा जहां आप कल्पना अपने आप को देखते हैं। यह आर्टिकल बहुत मझा हुआ आर्टिकल है कि खतरे में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रासंगिकता, कि हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध की स्थिति देखी गई, मिसाइलों से हमले किए गए, नागरिक अड्डों पर हमले किए गए, नागरिकों की हत्याएं की गई। तो इस अभी मिस्र के साथ संधि तो हो चुकी है, मिस्र की मध्यस्थता से अब दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम हो गया है, लेकिन देखना यह भी होगा कि यह युद्ध विराम कितने दिनों तक अमल में लाया जा सकता है। प्लस इसकी पड़ताल करनी होगी कि ऐसी घटनाओं को रोकने और दोषी पक्षों की जवाबदेही व पीड़ितों को न्याय दिलाने वाली संस्थाएं इस मामले में क्या कर रही है। तो यह मुख्य रूप से यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पर प्रश्न खड़ा करता है कि यह संस्थाएं क्या कर रही है। अभी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार यह प्रावधान है कि अभी केवल आत्मरक्षा हेतु एक राष्ट्र अपने क्षेत्र की सीमा में वास्तविक सशस्त्र हमले की स्थिति में ही दूसरे राष्ट्र के खिलाफ बल का प्रयोग कर सकता है। लेकिन अमेरिका में हुए 2001 के हमले के बाद अमेरिका ने अग्रिम आत्मरक्षा की संकल्पना को रखा। यहां पर यह था कि संभावित हमले के स्रोत पर कार्रवाई कर उस रोकने को अंतर्निहित करने का अधिकार देश को प्राप्त है। लेकिन अमेरिका ने इसका दुष्प्रयोग किया, और इराक,
लीबिया जैसे देशों पर हमले किए। और पश्चिम एशिया की अगर आज स्थिति में आतंकवाद है, गरीबी है, संघर्ष है, तो उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है, उसकी अग्रिम आत्मरक्षा की नीति। क्योंकि यह अग्रिम आत्मरक्षा की नीति अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने में लगा हुआ था। तो आपको पता है कि इजराइल, हमास ने जब इजराइल पर हमला किया तो इजराइल के पास एक डोम था जहां पर 80 से 90% क्या हो चुकी थी, मिसाइलें को वो समाप्त कर चुका था। तो बहुत कम मिसाइलें आ रही थी। लेकिन अमेरिका ने जैसे इजराइल ने फिर जब फिलिस्तीन पर वार किया, गाजा पर वार किया, तो यहां पर यह कहता है कि इजराइल ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाने की आड़ में फिलिस्तीन के विरुद्ध सिलसिलेवार हमले किए हैं, जो किसी भी आसन हमले को पूरा करने के रोकने के बजाय अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने में अधिक लगते हैं। क्योंकि कहा गया है कि इजराइल के जवाबी हमले में सैकड़ों निर्दोष और निहत्थे नागरिक मारे गए, जिसमें अनेक महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो यह प्रश्न उठता है, ठीक है। और इस परिस्थिति में सवाल यह भी उठते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून संस्थाओं की प्रासंगिकता और संघर्ष से उपजे मानवीय पहलू क्या हैं। प्रश्न यह भी उठते हैं कि परिषद ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद ने इस मामले में संज्ञान लेने की जरूरत से ज्यादा वक्त क्यों लगाया। विलंब से संज्ञान लेना संभवतः इजराइल की मदद ही है, जिससे इजराइल ज्यादा से ज्यादा अपने सैन्य उद्देश्यों की क्या कर सकता है, प्राप्ति कर सके। और यहां पर क्या होता है कि कुछ निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका व उसके मित्र देश जैसे इजराइल है के हितों को पूरा करने के लिए किया जाता है। और यह देखा भी गया। और आज जरूरी क्या है, अगर ऐसा होगा तो विश्व में आपसी संघर्ष बढ़ेंगे और यह विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा, विश्व को एक विनाश की ओर ले जाएगा, जो पहले की त्रासदी हम देख चुके हैं। तो हमें प्रत्येक राष्ट्र को एक वास्तविक सद्भाव व सामंजस्य पर आधारित समुदाय का निर्माण करने में योगदान देना होगा तथा कानूनी संस्थाओं को निष्पक्षता से कार्य करने देना होगा। तभी विश्व में कानून का राज स्थापित होगा। कानून का राज मतलब सभी लोगों के जीवन का ख्याल और सभी लोगों को उतनी स्वतंत्रता जितनी स्वतंत्रता दूसरों को भी दी गई है, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार सभी देशों पर समानता से लागू होगा। इस आर्टिकल में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष हो रहे हैं उसके कारणों पर चर्चा की गई है। तो पहले जल्दी से देख लेते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है। तो ये कंडीशन पहले कह चुके थे कि 1947 में यह क्षेत्र फिलिस्तीन वाला था और धीरे धीरे इजराइल ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया गया 1948 तक। और वर्तमान में इजराइल वहां पर संख्या कम है लेकिन ताकतवर है और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करता है। और फिलिस्तीन वाले लोग अभी गाजा पट्टी में रहते हैं और कुछ क्षेत्र इसका वेस्ट बैंक में भी है, जिस पर इजराइल ने जॉर्डन से क्या कर लिया, छीन लिया था। आपको पता है 1967 तक युद्ध लगातार चले और 1967 के 6 ईयर युद्ध में इजराइल फिलिस्तीन वॉर इजराइल अरब वॉर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अरब के कुछ देश भी शामिल हो गए, क्योंकि यह मुद्दा धार्मिक मुद्दा भी था, यहूदी वर्सेस इस्लाम का, क्योंकि फिलिस्तीन वाले इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। वर्तमान में इजराइल भी यही काम कर रहा है कि फिलिस्तीन वासियों पर बहुत तेजी से दमन कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। उनको यहां पर कई सारे अधिकार भी नहीं है, उनके साथ भेदभाव है और उनके साथ जान को बचाने की समस्या है, क्योंकि इजराइल सिलसिलेवार ढंग से नियोजित तरीके से उसको क्या कर रहा है, नष्ट भी कर रहा है। कुछ वर्ड्स आपको जानने चाहिए, गाजा, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स। तो आपको पता होना चाहिए गाजा इस 1967 के युद्ध में ये तीन क्षेत्र किसमें मिले, इजराइल में मिले। और इजराइल ने अपने आकार को क्या किया, बढ़ाया। तो गाजा उसने मिस्र से छीना था, वेस्ट बैंक उसने जॉर्डन से छीना था और गोलन हाइट्स उसने सीरिया से छीना था। यह 6 डे यूर में युद्ध के बाद जब इजराइल अरब वॉर जब चल रहा था तो इजराइल ने इन क्षेत्रों पर कब्जा करके अपने सानिध्य को जमाया। ठीक है, ये जेरूसलम है जहां पर वेस्ट जेरूसलम इजराइल के अधिकार में है, ईस्ट जेरूसलम वेस्ट बैंक में है। और ईस्ट जेरूसलम में इस्लाम धर्म से संबंधित एक मस्जिद है और वेस्ट जेरूसलम में यहूदियों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये आज का राजनीतिक ढांचा है। तो ये सवाल, दो तरह के सवाल आपको यहां पर जानने हैं कि एक आपको इजराइल के पश्चिम में मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन सी से कौन कौन से देश लगते हैं इसको देखिएगा। और इसके बाद आपको यहां पर एक डेड सी है, तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जॉर्डन है, यहां सीरिया है, यहां ऊपर में लेबनान है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट है, और यहां पर आपको क्या है, स्वेज कैनाल है, रेड सी है। तो ये भी क्षेत्र आपको क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। ये गाजा पट्टी है जहां पर कौन रहते हैं, फिलिस्तीन वाले लोग ज्यादा रहते हैं। और ये देखिए इजराइल यहां से भी प्रेशर कर रहा है, यहां से भी प्रेशर कर रहा है, यहां से भी उसकी नौसेना हस्तक्षेप करती है और यहां से तो आपको उसकी सैन्य बल हस्तक्षेप करता ही है। तो एक सैंडविच जैसी स्थिति गाजा की दिखाई देती है। तो इस तरह से हमले हो रहे थे, मिसाइल हमले हो रहे थे, क्योंकि इसके पास एक आयरन डोम था। तो 80% मिसाइलें, 90% मिसाइलें हमास की नष्ट हो जाती थी और हमास की मिसाइलें कम इंटेंसिटी वाली थी। जबकि इजराइल ने जब हमास पर हमले किए, उन्होंने रॉकेट से भी किए, वायुयान से भी किए और थल सेना का भी प्रयोग किया, सैन्य हमले भी हुए। तो उम्मीद तरीक क्यों था, क्योंकि नस्ते नाबूद कर देना फिलिस्तीन को और इजराइल के सैन्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमला किया गया था। तो देखिए हमले किस प्रकार किए गए।
और हमले की विध्वंसकता आप देख सकते हैं। यह एक संगठन है वहां पर हमास, कौन सा संगठन है? हमास, जो एक वहां पर राजनीतिक संगठन है, राजनीति में भी हिस्सेदारी है और युवा वर्तमान में बहुत ज्यादा इससे जुड़ रहे हैं। इसके जुड़ने के कारण है कि इसकी जो विचारधारा है वह विचारधारा यही है कि पूरे फिलिस्तीन को फिर से अब हमको इजराइल को नष्ट करना है, क्योंकि कूटनीति के द्वारा इजराइल फिलिस्तीन विवाद का समाधान नहीं हो सकता। तो ये वहां बढ़ता हुआ चरमपंथी संगठन है। कुछ देश इसको प्रतिबंधित किए हुए आतंकी संगठन कहते हैं और कुछ देश इसे राजनीतिक संगठन कहते हैं। तो कुछ देशों को इसका समर्थन भी मिलता है। तो इसकी विचारधारा से युवा बहुत तेजी स्तर से फिलिस्तीन में जुड़ रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के पीछे यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल सवाल उठते हैं। ठीक, तो इस आर्टिकल में कहा क्या गया है कि पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद है। इस अल अक्सा मस्जिद पर नमाजी और इजराइल सेना के बीच क्या हो गई? झड़पें हो गई और यही झड़पें जंग का रूप ले ली और हमास की तरफ से इजराइल शहरों पर हमला किया गया और गाजा पट्टी पर इजराइल पर हमला किया गया। कहां से? गाजा पट्टी पर हमला किया गया इजराइल के द्वारा। और इसके साथ साथ इजराइल के अंदर भी जहां पर अरब यहूदी साथ साथ रहते थे उनके बीच हिंसा हो गई और यह हिंसा के चलते इजराइल में गृह युद्ध भी चालू हो गया। एक तरफ इजराइल और गाजा युद्ध, फिलिस्तीन युद्ध दिखाई दे रहा है और तो एक इजराइल के अंदर भी युद्ध दिखाई दे रहा है। और तीसरा था कि लेबनान से भी कई सारे मिसाइल हमले चालू हो गए, क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह नाम का संगठन है और हिजबुल्लाह और हमास के क्या है? गठजोड़ बहुत मजबूत हैं। तो आपको इसके कारण है। तो पहला कारण यह है कि इजराइल के यहूदियों द्वारा 1948 के बाद जो फिलिस्तीन में उन लोग का जो विस्तार होता है, तो इसको लेकर के असंतोष बहुत ज्यादा विद्यमान है। और 1967 में अजरब इजराइल युद्ध में जब अरब के कई देश हमले किए, तो उस इजराइल अपनी विजय पर एक जीत की वर्षगांठ बनाता है यरूशलेम, जिससे आपको वहां पर फिलिस्तीन वासियों को वो फिर से चोट पहुंचती है और यह चोट और भी बहुत समस्या को उत्पन्न करती है। तो पहला कारण क्या हो गया? 1948 के बाद इजराइल लगातार जो विस्तार कर रहा है। दूसरा कारण इसमें जो दिया हुआ है कि वो जो यरूशलेम है, यरूशलेम में आपको यहूदी भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं और ईसाई धर्म का भी यह महत्वपूर्ण स्थल है। यहां पर अल अक्सा मस्जिद है जो पुराने यरूशलेम में है, जहां पर मुस्लिम इसको पवित्र स्थल मानते हैं। यहूदियों का यहां पर टेंपल माउंट है जिसको यहूदी यहां पर बहुत पवित्र मानते हैं और ईसाई वाले भी इस यरूशलेम को महत्वपूर्ण। तो यह पवित्र स्थल कई धर्मों से जुड़ा हुआ है। इसके कारण भी कई बार विवाद होते हैं, क्योंकि यह धार्मिक विवाद में छिड़ जाता है। तीसरा कारण है कि इजराइल यरूशलेम शहर के एक हिस्से को आधुनिक शहर के तौर पर विकसित कर रहा है, जो फिलिस्तीनियों को मंजूर नहीं है। तो इजराइल कहता है कि वह यह कार्य करना जारी रखेगा, क्योंकि यह उसका इलाका है और उसकी संप्रभुता है और अमेरिका का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ने के कारण, प्लस यहां पर क्या, आधुनिकता बहुत स्तर पर पहुंच रही है और यह फिलिस्तीन वासियों को नहीं पचती है। एक मुद्दा और है कि एक कारण और है कि वर्तमान में जो फिलिस्तीन में हमास की लोकप्रियता अधिक है, उसका दबदबा बढ़ता जा रहा है, इसलिए वहां का युवा वर्ग हमास के साथ लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। और हमास ने राजनीतिक नेतृत्व पर हावी होने का प्रयास भी किया और लोगों को समझाने में सफल रहा है कि इजराइल से विवाद का समाधान सियासत से नहीं हो सकता। वहां के लोग पिछले कई वर्षों से चले आ रहे इजरायली प्रतिबंधों से भी परेशान है। कौन? फिलिस्तीन वासी। इसके और एक कारण क्या दिया? वेस्ट बैंक पर जो कब्जा कर लिया है इजराइलियों ने, और वहां पर इजराइल और यहूदी और इस्लाम के बीच संघर्ष वहां पर होता है। और इसके साथ साथ इजराइल में अरबों के साथ दशकों से चला आ रहा भेदभाव भी कारण है। तो ये वे कारण हैं जिस कारण इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष देखने को मिलते हैं। तो पहला 1948 वाला हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया कि वो धार्मिक केंद्र है कई सारे, तो धार्मिक विवाद हो जाते हैं। तीसरा, इजराइल वहां पर कई सारे निर्माण कार्य करता है। चौथा, हमास की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और पांचवा, इजराइल जो अरबों के साथ जो व्यवहार वहां पर करता है फिलिस्तीनियों के साथ, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, उस पर भेदभाव करता है। तो यह समस्या आपको दिखाई देती है। लेकिन अभी दो मुद्दे दिखाई देते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन के विवाद सुलझते नजर आ रहे थे कि एक, अमेरिका ने जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम में इजराइल दूतावास खोल दिया, तो कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। और दूसरा का था कि कई सारे खाड़ी देश, यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों ने इजराइल को मान्यता दी और वहां पर शांति कायम की। इसके लिए एक समझौता हुआ था, अब्राहम समझौता। तो यह समझौते के बाद भी किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। लेकिन जो वर्तमान में जो संघर्ष हुआ, यह आशंका तो थी और यह विस्फोट जो है युद्ध में तब्दील होता दिखाई दे रहा था। तो सऊदी अरब इस पर प्रतिक्रिया क्या देता है? इजराइल द्वारा गाजा पर हमले फिलिस्तीन के अधिकारों का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर सैन्य कार्रवाई को तत्काल बंद करवाने के लिए दबाव का अनुरोध किया था। और इसके साथ साथ एक इस्लामिक सहयोग संगठन IOC या 57 सदस्य, इसने इजराइल से गाजा पर हमले बंद करने की अपील की गई। और दूसरी तरफ इजराइल भी गुटबाजी का शिकार था कि इजराइल के गुट के हमले में कई सारे गुट भी शामिल थे और 25 देशों को इजराइल का क्या था? पूरा समर्थन था।
तो ये क्या है, ये घटनाक्रम का विस्तार है। तो आपको जानने कुछ जगह के स्थल हैं भौगोलिक, और दूसरा जानना है कि भारत से इसके क्या मायने हैं। तो ये आर्टिकल भारत से संबंधित है, लेकिन ये सोचने पर था मुद्दा, और क्या कारण है ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा ये जैविक कृषि पर दिया गया है, जैविक कृषि का महत्व। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या क्या इसकी विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहला इसमें विशेषता होती है केयर की। आप प्रकृति का क्या करते हैं, केयर करते हैं, और प्रकृति में भूमि का भी केयर करते हैं, जल का भी केयर करते हैं, और आप चीजों का सतत दोहन करते हैं। तो प्रकृति का आपके प्रति क्या रहता है, विश्वास रहता है। दूसरा इसमें इकोलॉजी, पर्यावरण पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे कोई चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है जो पर्यावरण को हार्म करती है। इससे स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाता है, प्रकृति के स्वास्थ्य और मानव के स्वास्थ्य का, क्योंकि इससे प्रकृति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इससे बने हुए उत्पाद मानव के स्वास्थ्य को भी अच्छे रहेंगे। और यह फेयरनेस के सिद्धांत पर आधारित है कि इसमें सभी को लाभ होगा, प्रकृति को भी लाभ होगा और मानव को भी लाभ होगा। तो ये क्या है, इसकी मूल विशेषताएं हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जैविक कृषि को लेकर, तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इंपॉर्टेंस पता चलेंगे। तो 2020-21 के दौरान जैविक उत्पादों के उत्पादन में न केवल वृद्धि हुई, बल्कि निर्यात में भी 51% की अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है। इसे जीरो बजट खेती भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शून्य या अतिरिक्त लागत न के बराबर खेती की जाती है, क्योंकि यह रासायनिक उर्वरक और जहरीले कीटनाशकों से मुक्त खेती होती है। तो भारत में सिक्किम जो है पहला जैविक कृषि वाला राज्य है। हिमाचल प्रदेश 2022 और आंध्रा 2027 तक जैविक कृषि के अंतर्गत अपने आप को लाने का लक्ष्य रखे हैं। अब जैविक कृषि के लाभ क्या है, क्योंकि इससे होने वाली उत्पादित फल, सब्जियां और अनाज पोषक तत्व और प्राकृतिक स्वाद और सेहत के लिए लाभकारी तत्वों से भरपूर होती है। पहला लाभ है यह मानव स्वास्थ्य, पशु पक्षी और पर्यावरण के हितकारी होने के चलते इसे आधुनिक कृषि विधि की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है, और इसके उपभोग से स्वस्थ, निरोगी और सकारात्मक जीवन का आधार मान लिया जाता है। तो आप सब पॉइंट को एक साथ कंक्लूड करेंगे तो यह प्रकृति के लिए भी बेहतर है, यह मानव समाज के लिए भी बेहतर है, और यही सतत कृषि है जिससे हम प्रकृति के साथ विकास के मॉडल को ले चल सकते हैं। तो भारत में जैविक रूप से तिलहन, अनाज, फल, चाय, कॉफी, मसाले, औषधि पौधे बहुत तेजी से निर्यात कर रहा है, और भारत में जैविक कृषि करने की बहुत संभावना है। और इसके साथ साथ इससे भूमि, जल और वायु प्रदूषण में कमी आती है, क्योंकि जल का प्रयोग कम होता है, भूमि पर हम वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, और इससे जो उत्पादन होता है ये काफी बेहतर होता है। हवा में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम मिलती है, इससे भूमि बंजर होने की संभावना कम रहती है। तो इस कृषि विधि को लाने से एक विकास की एक आयाम नया खुला। और दूसरी तरफ आज जो हम लोग खा रहे हैं वो विषाक्त है, और यह विषाक्त न सिर्फ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह प्रकृति के लिए भी हानिकारक है, और मनुष्य को कई सारी बीमारियों तो देता है, और इससे जीवन प्रत्याशा भी घट गई है। तो लेकिन आज हमें सोचने का मुद्दा है कि हम जैविक कृषि को फिर से अपनाएं। और जैविक कृषि चूंकि भारत की परंपरा भी रही है, भारत में कई सारे एनिमल्स भी हैं जिसके हम काउ डंग्स का प्रयोग कर सकते हैं, हम फसल के अवशेषों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है उद्यमी की जो इसके बारे में सोचे, आगे आए, और राष्ट्र में जो सरकार के द्वारा बनाई गई योजना है उसको क्रियान्वित करने में अपना योगदान दे। नेक्स्ट आर्टिकल 1918 में आए स्पेनिश फ्लू से था। तो इससे बारे में देखिए, ये परिस्थिति आज भी देखी जा रही है जो स्पेनिश फ्लू के दौरान देखी गई थी। तो वही बेड हैं, लोग संक्रामक हैं, लोग आइसोलेट हैं, लोग बीमारियों का इलाज करा रहे हैं, और भारत में इस बीमारी से 1920 के बाद 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। तो स्पेनिश फ्लू की याद दिलाने वाला कोरोना। तो आपको पता है 1918 की प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले जो सैनिक भारत से गए थे, जब उनकी नौका बंबई के समुद्र तट पर पहुंची तो कई सैनिक स्पेनिश फ्लू थे, और इसी सैनिकों से जब ये अपने घर गए तो ये सैनिकों से ये संक्रमण पूरे भारत में फैल गया। और गांधी जी का परिवार भी इसे अछूता नहीं रहा था, क्योंकि गांधी जी के बेटे और हरिलाल बड़े पुत्र की पत्नी और उसकी बेटी की इस फ्लू का शिकार हो चुकी थी, दोनों की मृत्यु हो गई, और गांधी जी भी इस फ्लू से क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे। लेकिन इस स्पेनिश फ्लू के परिणाम की कहानी महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना पर आपको देखी जा सकती है। और उसके समालोचक रामविलास शर्मा जी कहती हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्फ्लुएंजा से घर के घर खाली हो गए, इसने इतने मनुष्य मरे कि गंगा के किनारे दिन रात चिताओं की जोत कभी मंद नहीं होती थी। निराला ने भी अपने संशोधन में लिखा कि इलाहाबाद में गंगा मृतकों की लाशों से पटी नजर आती थी, और एक रिपोर्ट में बताया गया था कि स्पेनिश फ्लू से इतनी ज्यादा मौतें हुई कि भारत में लकड़ियां कम पड़ गई और सब नदियों में बहाए जाने लग गए। और गांधी के सहयोगी थे गफ्फार खां, जिसे सीमांत गांधी कहा जाता था, वह भी क्षेत्र आपको इसमें प्रभावित हुआ। तो ये भी कई लहरों के रूप में आई थी, 3 लहरों के रूप में आई थी, और हर लहर पहली लहर से क्या थी, ज्यादा भयानक थी। इससे पूरी दुनिया आक्रांत हुई थी। अनुमान था कि भारत में 1.5 करोड़ लोग, जो कुल आबादी का 6% थे, इतने लोग भारत में उससे मरे। ठीक है, तो
एक सदी पहले भी लोग घरों में बंद हो गए थे क्योंकि स्पेनिश फ्लू का कोई इलाज या टीका नहीं था। तो स्पेनिश फ्लू से भारत में यूरोप की तुलना में काफी ज्यादा लोग मरे थे, लेकिन कोरोना से भारत में कम लोग मरे हैं और अमेरिका और यूरोप में ज्यादा लोग मरे हैं। तो इस आर्टिकल में यही कहता है लास्ट में कि मानव समाज ने प्लेग, हेजा, इबोला, सार्स, स्पेनिश फ्लू, एवियन फ्लू, स्वाइन फ्लू आदि पर विजय हासिल की है, तो कोरोना वायरस से भी मनुष्य विजय हासिल कर लेगा, क्योंकि मनुष्य पहले भी क्या कर रहा है, अपनी समस्याओं का समाधान करने में आगे रहा है। इसमें छोटी सी बात ब्लैक फंगस पे दी गई है, तो इसे म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी भी कहते हैं, जिनको मधुमेह रोग ज्यादा होता है, या कोविड काल में जो उपचार में कुछ दवाओं का नियंत्रित इस्तेमाल हुआ जिसे ब्लैक फंगस हो गया। तो ये इसको कई राज्यों में ने इसे महामारी का दर्जा किया। तो महामारी का जब दर्जा देते हैं तो ब्लैक फंगस में जो मरीज आ चुके हैं, तो इससे मरीजों का विवरण भारत सरकार के पास उपलब्ध रहेगा और आईसीएमआर जैसी संस्था उसके लिए दिशा निर्देश देगी। तो कोई भी बीमारी को जब महामारी का दर्जा मिल जाता है। इसमें एक व्यंग किया गया है पॉलिटिकल फंगस। तो आपको पता है फंगस पर बहुत यूज हो रहा है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस। वैसे हमारी राजनीति में कोई पॉलिटिकल फंगस भी हैं जो भारत की राजनीति की दिशा और दशा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और जन सुरक्षा की जगह अपनी सुरक्षा या अपना विकास ज्यादा चाहते हैं। और भारत में धन बल और बाहुबल के जिस प्रकार राजनीति पर प्रभाव पड़ा है, तो आम लोगों में राजनीति के प्रति एक नकारात्मक माहौल भी विद्यमान रहता है। आवश्यकता है कि इस फंगस को भी बाहर निकालने की, राजनीतिक फंगस को भी बाहर निकाल की, ताकि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो और व्यवस्था लोगों के लिए काम करे। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है, भारत में मैटिक का मैजिक। तो ये बिटकॉइन से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। तो यहां पर एक भारतीय सिलिकॉन वैली कौन है, बैंगलोर। तो तकनीकी की दुनिया में माहिर युवा अब बड़ी कंपनियां बनाने के स्टार्टअप न केवल देख रहे हैं बल्कि स्टार्टअप बना भी रहे हैं और अपने ब्रेन चाइल्ड को क्या करें, पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारत में ऐसे कई सारे शहर हैं, जैसे बैंगलोर है, पुणे है, हैदराबाद। तो इन शहरों से ये युवा बहुत तेजी से आ रहे हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर विभेद है, क्योंकि ये दक्षिण भारत से ज्यादा आ रहे हैं। उत्तर भारत में इस तरह की मनोवृत्ति का विकास अभी भी नहीं हो रहा है। तो यह सोचने वाला मुद्दा है कि इसके कारण क्या है, क्योंकि यह क्षेत्रीय असमानता को पैदा करेगा। तो भारत में स्टार्टअप खोलने के लिए आपको फंड जुटाना है, आपको अनुकूल माहौल होना चाहिए, आपको एक सकारात्मक दिशा निर्देश होनी चाहिए, और भारत में विकास के अवसर भी होने चाहिए, क्योंकि भारत में मांग है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सरकार भी समर्थन कर रही है। आवश्यकता है कि इस मानसिकता की और समस्याओं से निदान पाने की, तभी इस तरह की आपको जो स्टार्टअप है वो सफल होती है। और इसके लिए भारत सरकार ने भी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे स्कीम्स को लाया भी है। तो वो आपके लिए इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ भी ये आर्टिकल आपको हो सकता है, आप जोड़ सकते हैं। तो अभी क्या देखा कि एक कंपनी थी मैटिक, जिसकी वैल्यू बहुत कम थी, और अभी बिटकॉइन इसने जारी किया और 220 रुपए बिटकॉइन की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो बिटकॉइन के बारे में आपको जानना है कि मुद्रा का क्या होता है, एक आपको विकास हुआ है। जैसे पहले आपको सांकेतिक मुद्रा चलती थी, आपको पता है कि सिक्के, वो आपको हड़प्पा के सील देखे हैं। उसके बाद धीरे धीरे सिक्के आए, वो पंचमार्क सिक्के हुआ करते थे। उसके बाद अच्छे सिक्के बनना चालू हुए, टंका और जीतल के, जो क्या होते थे, लोगों के आपसी व्यापार का। उसके बाद आपको नोट्स आए। ये नोट्स लोगों के पत्र व्यवहार का क्या बन गए, माध्यम बन गए, मुद्रा का माध्यम बन गए। और यही क्या है, यही मुद्रा का एक विकास क्रम है। तो आज जिस मुद्रा की बात की जा रही है वो आभासी मुद्रा बिटकॉइन की बात की जा रही है, क्योंकि यह बिटकॉइन का कोई चेहरा नहीं होता है। ऑनलाइन इसकी क्या होती है, खरीद बिक्री होती है, या आपके पास उपलब्ध नहीं होती है। आभासी मुद्रा होती है जिसकी वैल्यू आपको मार्केट के अनुसार बदलती और बिगड़ती रहती है। क्योंकि इस पर कोई केंद्र बैंक का नियंत्रण नहीं रहता है, तो हो सकता है कि इस बिटकॉइन का दुरुपयोग भी हो सके। तो भारत में, तो इस आर्टिकल से क्रिप्टो करेंसी पर उसका आर्टिकल जुड़ गया है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट नीति नहीं है, क्योंकि आरबीआई क्रिप्टो करेंसी को लेकर लगातार प्रतिरुख रुख दर्शा रहा है। दूसरी तरफ सरकार भी क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ कानून लाने की बात कह रही है, क्योंकि ताकि क्रिप्टो करेंसी में होने वाला निवेश हतोत्साहित हो और भारत में आभासी मुद्रा जो क्रिप्टो करेंसी है वो भारत में डेवलप नहीं करे। लेकिन दूसरी तरफ विश्व में क्रिप्टो करेंसी की जिस हिसाब से मूल्य बढ़ रहे हैं, तो यह आशंका का भी विषय है और यह सफलता का भी विषय है। लेकिन इतना उछाल है तो समस्या कहीं ना कहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग पैसे लगाए और ये पैसे क्या हो जाए, डूब जाए। तो भारत सरकार, अभी ऐसा कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को आप रोक नहीं सकते हैं, तो भारत सरकार को एक नियामक संस्था सेबी की तरह गठन करना चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसी के मार्केट वैल्यू को देखे और उसके व्यवहार को क्या करे, जांच करे कि वो किस दिशा में जा रहा है। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी के प्रति सकारात्मक माहौल भी बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर सकारात्मक माहौल बनाइएगा तो इसका विस्तार होगा। तो हो सकता है कि इस पत्र मुद्रा से हम आगे की मुद्रा को ओर चले, लेकिन नियामक होना जरूरी है, कहीं इसका गलत दुरुपयोग तो नहीं हो। तो इसके लिए एक ब्लॉकचेन तकनीकी चाहती है। तो ये एक आर्टिकल साइंस टेक से जुड़ा हुआ है, जिस पर आपने कुछ शब्द सुने, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, और बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी ही है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी,
ब्लॉकचेन, ये 2 शब्द हैं, तो इस पर हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आर्टिकल में चर्चा करेंगे कि इसमें वैज्ञानिक मुद्दे आपको क्या जानने हैं। तो वर्तमान में इसमें कहा गया है कि भारत अगर दुनिया का पावर हाउस बने, किसका? ज्ञान का, तो वह अपना सपना पूरा कर सकता है, तो हमें एक अनुकूल माहौल देना होगा, तो भारत की युवा आगे आए और इस तरह के संगठन का गठन करे, जो देश और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। थैंक यू फॉर द डे।